वी हैव अराइव्ड सर, ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा और एक आलीशान होटल की पार्किंग में लाकर गाड़ी को रोक दिया। राघव और उसके पिता गाड़ी की खिड़की से ही होटल की ऊंचाई नापने लगे। तभी ड्राइवर ने दरवाजा खोला। होटल देखकर चौंकते हुए राघव बोला, होटल ताज? यह होटल सोनल जी का है? होटल ताज दिल्ली के मशहूर और सबसे बड़े होटल में से एक था। राघव ने वो होटल सिर्फ आज तक बाहर से ही देखा था, कभी उसके अंदर नहीं गया था और शायद एक गार्ड की नौकरी के साथ कभी जा भी ना पाता। जैसे ही राघव और उसके पिता सुरेश गाड़ी से नीचे उतरे तो उनके कदम मानो वहां जम से गए। क्या हुआ पापा, आप रुक क्यों गए? सुरेश ने शर्मिंदगी भरी आवाज में जवाब दिया। बेटा, मैंने जिंदगी भर एक मजदूर की हैसियत से इन बड़ी बड़ी इमारतों में काम किया है, इन्हें खाक से आसमान की ऊंचाइयां छूते देखा है, लेकिन खुद कभी इन इमारतों के अंदर नहीं गया। राघव ने उन्हें जवाब दिया। वक्त एक सा नहीं रहता पापा। चाहे राघव अंदर से साधारण इंसान ना रहा हो, लेकिन उसके कपड़े अब भी साधारण ही थे। वो जैसे ही होटल के गेट तक पहुंचा, वहां के सिक्योरिटी हेड ने उनके साधारण कपड़े देखकर उन्हें वहां रोक लिया। रुकिए, कहां जा रहे हैं आप लोग? किससे मिलना है आपको? राघव ने बोला। जी, हमें मिलना किसी से नहीं है, हम लोग अंदर खाना खाने जा रहे हैं। सिक्योरिटी हेड ने ताना मारते हुए कहा। हमारे होटल ताज का एक मेंबरशिप सिस्टम है, क्या आप यहाँ के प्रीमियम मेंबर हैं? ऐसे ही कोई भी उठकर होटल में नहीं जा सकता, हमारे होटल के कुछ रूल्स भी हैं। सिक्योरिटी हेड की बदतमीजी सुनकर राघव के पिताजी की शक्ल गुस्से से पीली पड़ गई। तभी राघव ने अपनी जेब से सोनल का दिया हुआ वीआईपी कार्ड निकाला और सिक्योरिटी हेड को दिखाया और बोला, क्या ये काफी है या यहाँ खाना खाने के लिए अब भी मुझे कोई प्रीमियम मेंबरशिप की जरूरत है? सिक्योरिटी हेड कंफ्यूज्ड सा होकर कहता है, ये तो वीआईपी कार्ड है। राघव और उसके पिताजी जैसे ही होटल के गेट की तरफ बढ़ते हैं, तभी सिक्योरिटी हेड चिल्लाता है, स्टॉप, ये चुराया हुआ कार्ड अभी के अभी मुझे दे दो। और क्या कहा तुमने? चुराया हुआ? राघव ने गुस्से में पूछा। हाँ, मेहरा ग्रुप का ये वीआईपी कार्ड सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है और वो चुनिंदा लोग सिर्फ मेहरा ग्रुप के स्टाफ मेंबर्स हैं। मेहरा ग्रुप के सभी स्टाफ मेंबर्स को मैं पर्सनली पहचानता हूं और तुम्हारे कपड़ों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि तुम मेहरा ग्रुप का हिस्सा भी हो। सिक्योरिटी हेड ने भी तनकर जवाब दिया। राघव ने उससे गुस्से में कहा, एक काम करते हैं, क्यों ना तुम अपने होटल के मैनेजर को बुलाओ, ये कार्ड अब मैं उसी को दूंगा। यहां का मैनेजर कौन है? राघव ने होटल की लॉबी की तरफ चिल्लाते हुए कहा। होटल की लॉबी खाली नहीं थी, वहां पर होटल में ठहरे हुए गेस्ट, वहां का स्टाफ और रेस्टोरेंट में खाना खाने आए लोग भी थे, जो राघव की आवाज सुनकर यकायक थम से गए। तभी वहां से चलता हुआ एक काले सूट में लंबा चौड़ा सा आदमी बाहर आया। हेलो, आई एम द लॉबी मैनेजर, हाउ मे आई हेल्प यू? राघव उससे कहता है, हम आपके होटल में खाना खाने आए हैं, लेकिन आपका ये सिक्योरिटी हेड हमें अंदर नहीं आने दे रहा, क्योंकि इन्हें हमारे कपड़ों से प्रॉब्लम है। क्या ये है आपके होटल के रूल्स? सिक्योरिटी हेड ने कहा, सर, इन लोगों ने कब से यहाँ तमाशा बनाया हुआ है। इन लोगों के पास मेहरा ग्रुप का वीआईपी कार्ड है, जो कि मुझे लगता है कि ये कार्ड इन्होंने कहीं से चुराया है। लॉबी मैनेजर ने उसे शांति से जवाब दिया, माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमारे होटल का रेस्टोरेंट सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए ही है। क्या मैं आपका वीआईपी कार्ड देख सकता हूँ? राघव ने अपनी जेब से वो कार्ड निकाला और सामने रखी टेबल पर फेंक कर लॉबी मैनेजर को दिखाया। अब क्या कहेंगे आप? है कोई जवाब? वो कार्ड देखकर लॉबी मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कार्ड सोनल मेहरा का पर्सनल वीआईपी कार्ड था और वो कार्ड राघव के पास होना चौंका देने वाला था। सोनल मैडम का कार्ड? इसीलिए वो राघव के पास आया और धीमे मगर कठोर स्वर में बोला, सीधे सीधे बता लड़के, ये कार्ड तेरे पास कहां से आया, वरना वो हश्र करूंगा कि तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेंगे। राघव के पिता को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम लोगों की नजरों में इंसान की कोई कीमत है भी या नहीं? लॉबी मैनेजर उनसे कहता है, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें धक्के मार कर बाहर निकालो एंड कॉल द पुलिस। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है और इस गाड़ी में से एक 40 से 45 साल की उम्र का आदमी निकलता है, जिसे सिक्योरिटी हेड सलाम ठोकता है और लॉबी मैनेजर उसका होटल में स्वागत करता है। अरे डॉक्टर राघव, आप यहाँ? उस आदमी को देखकर, उसकी बात सुनकर लॉबी मैनेजर और सिक्योरिटी हेड के होश उड़ जाते हैं। ये 2 कौड़ी का लड़का डॉक्टर?
वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर माथुर थे, जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। राघव उनसे कहता है, डॉक्टर माथुर, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर माथुर ने जवाब दिया, दरअसल मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। वैसे तुम्हारे हॉस्पिटल से निकलने के बाद से सोनल जी का बेटा अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसकी हालत में काफी सुधार भी है। राघव कहता है, जी थैंक यू, सी यू डॉक्टर माथुर। ये सब सुन मैनेजर और सिक्योरिटी हेड के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। वो समझ चुके थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है और अगर सोनल मेहरा को इस बात का पता चला तो पूरे दिल्ली शहर में उन्हें दोबारा नौकरी कहीं भी नहीं मिलेगी। मैनेजर ने राघव को कार्ड लौटाते हुए कहा, सर आई मीन डॉक्टर राघव, आई एम सॉरी, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। राघव ने गुस्से में पूछा, मिसअंडरस्टैंडिंग? आप पुलिस को नहीं बुलाएंगे अब? सिक्योरिटी हेड भी बोला, आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी गलती है सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको पहचानने में। राघव हमेशा झगड़े फसाद से दूर ही रहता था, लेकिन अगर कोई उससे उलझता था तो उसे वो आसानी से छोड़ता भी नहीं था। लॉबी मैनेजर उस कार्ड को हाथ में ऐसे पकड़े खड़ा था मानो उसने कोई जलता कोयला पकड़ा हो। उसने वो कार्ड राघव को वापस देने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव उस पर ध्यान दिए बिना वो कार्ड वहीं छोड़कर लिफ्ट की तरफ चला गया। लॉबी मैनेजर पीछे सिक्योरिटी हेड की तरफ मुड़ा और बोला, ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। अब सोनल जी के सेक्रेटरी से एक कॉल लगाकर कंफर्म नहीं कर सकते थे? इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से अभी। वहां राघव अपने पिता के साथ लिफ्ट से होता हुआ ताज होटल के 38th फ्लोर पर पहुंचा, जहां पर शामियाना नाम का रूफटॉप रेस्टोरेंट था। रात के लगभग 11 बजे थे। दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। तभी वहां रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है, जो उन्हें उनकी टेबल तक कहते हुए ले जाता है, गुड इवनिंग सर, दिस इज योर टेबल, प्लीज बी कंफर्टेबल। जैसे ही राघव और उसके पिता टेबल पर बैठते हैं, राघव की नजर उनके सामने वाली टेबल पर पड़ती है, जहां पर गीता स्नेहा के साथ बैठी है और वहां उनके साथ सूट बूट में कोई लड़का भी है। जैसे ही गीता और स्नेहा की नजर राघव पर पड़ती है तो गीता के होश उड़ जाते हैं। राघव, ये भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक मामूली सा 2 टके का गार्ड यहाँ होटल ताज में क्या कर रहा है? ये अंदर कैसे आया? गीता के उड़े हुए चेहरे को देखकर वो लड़का जो गीता के साथ था सोच में पड़ गया। करीब 24-25 साल की उम्र का ये लड़का जो गीता के साथ था, वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। गोरा रंग, नीली आंखें और लंबा चौड़ा कद। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शहर के जाने माने रईस सुनील खुराना का इकलौता बेटा अमन खुराना था, जिसे गीता स्नेहा को मिलवाने लाई थी। गीता के उतरे हुए चेहरे को अमन ने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर पीछे है कौन। अपनी जगह पर बैठे राघव ने भी एक पल के लिए अमन की तरफ देखा और उस पर ध्यान दिए बिना टेबल पर पड़े मेन्यू को उठाया और खाना ऑर्डर करने के बाद मेन्यू वेटर को वापस दे दिया। सुरेश ने धीमी आवाज में उससे कहा, बेटा, ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा लग रहा है। राघव ने जवाब दिया, पापा आप खाना खाइए, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, मैं जरा बाथरूम जाकर आता हूँ। राघव इतना बोलकर बाथरूम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो बाथरूम के गेट पर पहुंचा, तभी उसे पीछे से एक और आवाज सुनाई दी। ये गीता की आवाज थी। ए, रुको जरा। राघव ने पीछे पलटकर देखा। वो कुछ कहता इससे पहले ही गीता आगे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा पीछा कर रहे हो? भूलो मत, तुम्हारा मुझसे और मेरी बेटी स्नेहा से अब कोई रिश्ता नहीं है। इस पर राघव ने जवाब दिया, आपका पीछा करके मुझे अपना दिन खराब नहीं करना है। मैं यहाँ अपने पापा के साथ डिनर पर आया हूँ। डिनर? तुम्हारी हैसियत भी है यहाँ पर आकर खाना खाने की? जानते हो ना ये जगह कितनी महंगी है? गीता ने चौंकते हुए पूछा। गीता को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अब भी यही सोच रही थी कि राघव यहाँ आया कैसे। इस होटल में आना कोई मामूली बात तो है नहीं। वो खुद अतुल अग्रवाल की बीवी होकर पिछले 6 महीने से इस रेस्टोरेंट में आने की वेटिंग लिस्ट में थी। वो तो आज अमन खुराना की बदौलत यहाँ पर आ पाई है। गीता स्नेहा की शादी अमन खुराना से करवाना चाहती थी, इसलिए वो स्नेहा को अमन से मिलवाने यहाँ लाई थी। इसीलिए गीता को ये डर भी लग रहा था कि कहीं अमन को स्नेहा और राघव की शादी की सच्चाई पता न चल जाए। तभी गीता बोली, मैं नहीं जानती तुमने यहाँ आने के लिए क्या घपला किया है, लेकिन अगर तुम अभी के अभी इस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। राघव ने भी मुस्कुराते हुए बोला,
हाँ तो बुलाइए, बुलाइए ना, आने दीजिए सिक्योरिटी को, हो जाने दीजिए हंगामा। आखिर सबको पता तो चले मेरे और स्नेहा के बारे में। क्या हुआ, बुलाइए ना। राघव बिना जवाब दिए वहां से निकल गया, क्योंकि राघव इन सब में नहीं पड़ना चाहता था। हालात से मजबूर गीता कुछ बोल नहीं पाती और जाकर चुपचाप अपनी टेबल पर वापस बैठ जाती है। राघव भी बाथरूम से वापस आकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और खाना शुरू करता है। सुबह से भूख के मारे राघव और उसके पिता बिना किसी की परवाह किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे शहद पर मधुमक्खियां। उन्हें इस तरह खाना खाते देख आसपास बैठे लोग एक दूसरे में बातें बनाने और हंसने लगे। उन्हीं लोगों में बैठा अमन खुराना भी उन्हें देख मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब से राघव वहां आया था तब से गीता और स्नेहा के हाव भाव बदले नजर आ रहे थे। राघव को देखकर स्नेहा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो बार बार अमन खुराना को चुभसी रही थी। ये सब देख अमन खुराना समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। जब अमन से रहा नहीं गया तो वो वहां से उठा और राघव की तरफ जाने लगा कि तभी गीता ने तुरंत टोका, बेटा अमन, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? अमन ने जवाब दिया, मुझे लगता है वो लोग शायद आपकी जान पहचान वाले हैं, तो मैंने सोचा उन्हें जाकर हेलो बोल दूं। गीता झिझकते हुए बोली, नहीं नहीं तो हम उन्हें नहीं जानते। क्या आपकी बेटी ऐसे ही अनजान लोगों को देखकर मुस्कुराती रहती है? मैं अभी आता हूं, अमन ने चिढ़कर पूछा। स्नेहा नजरें झुकाकर धीमे से उससे कहती है, आई एम सॉरी। अमन को इस बात से नाराजगी थी कि स्नेहा क्यों बार बार उसे देखकर मुस्कुराई जा रही है। अमन उठकर राघव की टेबल की तरफ बढ़ा। यहां इस बात से अनजान राघव और उसके पिता आपस में बातें कर रहे थे, खाने का लुत्फ उठा रहे थे। उसने राघव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, आई एम अमन खुराना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अमन का हाथ राघव की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन राघव अपनी जगह से हिला भी नहीं था, मान लो जैसे उसने अमन को देखा ही नहीं, और चुपचाप अपना खाना खाए जा रहा था। इतने में भागती हुई गीता राघव की टेबल पर आई और बोली, दिखाई नहीं देता कोई तुमसे हाथ मिला रहा है? जवाब तो दो, क्या बदतमीजी है ये? राघव अब भी खामोश था, उसने जैसे गीता को सुना ही नहीं था। वो खाना खाते खाते बस एक टक सामने वाली टेबल पर बैठी स्नेहा को देखे जा रहा था। फिर अचानक अमन की तरफ देखा और टेबल पर बैठे बैठे ही बोला, हाय अमन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम राघव शर्मा, स्नेहा का हस्बैंड। हस्बैंड? ये सुनकर गीता और अमन आंख बबूला हो गए और वहां बैठे राघव के पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोचे जा रहे थे कि राघव ये क्या बोल रहा है। गीता देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव उसकी बनती हुई बात बिगाड़ देगा। स्नेहा भी काफी डर गई थी, उसने राघव का ये रूप कभी नहीं देखा था। क्या होगा अब आगे? क्या राघव गीता देवी की बनती बात बिगाड़ देगा? आज 6 महीनों बाद आखिर क्यों स्नेहा राघव की तरफ एक झुकाव सा महसूस कर रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी। और भाई मैं